हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि होगा मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक नया टॉपिक, दिल्ली सल्तनत। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं, दिल्ली सल्तनत। तो इससे पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था मोहम्मद गौरी का। उसमें मैंने बताया था कि जब मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश वापस लौट रहा था तो 15 मार्च 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है। जो कि खक्कर जनजाति एक थी, वो रास्ते में उस पे आक्रमण करती है और उसकी वहीं पर ही मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद जो उसके दो दास थे, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा बख्तियार खिलजी। तो उनमें से एक दास जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने दास वंश की स्थापना करी थी, उसकी नींव रखी थी, जिसको ममलूक वंश, गुलाम वंश, दास वंश, इन सभी नाम से जाना जाता है। और इसका जो शासनकाल रहा ममलूक वंश का, वो रहा 1206 से 1290 तक। और जो पूरा दिल्ली सल्तनत है वो पूरा है 1206 से 1526 तक। तो आज जो बात करेंगे वो करेंगे ममलूक वंश की, जो कि 1206 से 1290 तक रही। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके संस्थापक की, जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासन काल रहा 1206 से 1210 तक। ये ममलूक वंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी जो थी लाहौर थी। इसने लाहौर से ही शासन चलाया, इसने दिल्ली से शासन नहीं चलाया, इसलिए इसको सिर्फ संस्थापक माना जाता है। अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो वो इल्तुतमिश था। अब देखिए इसको कौन कौन से क्षेत्र मिलते हैं। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक को सिंध, मुल्तान छोड़कर मोहम्मद गौरी द्वारा विजित उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र, सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, कोल यानी कि अलीगढ़, कन्नौज, बनारस, बिहार तथा लखनौती के क्षेत्र, लखनौती मतलब बंगाल, ये सभी क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। सिंध और मुल्तान प्राप्त नहीं होता क्योंकि यहाँ पर वहीं की स्थानीय जनजाति अपना साम्राज्य स्थापित कर लेती है। अब इसने जो है किस तरीके से अपना साम्राज्य को और बढ़ाया था, तो इसने भी एक नीति चलाई थी, वैवाहिक नीति, जो कि स्वयं का विवाह उसने खुद का विवाह ताजुद्दीन यदौज की पुत्री से किया, जो कि एक तुर्क का एक शासक था, अधिकारी था। अपनी बहन का विवाह उसने नसीरुद्दीन कुबाचा से करवा दिया, जो सिंध का अधिकारी था। और अपनी पुत्री का विवाह उसने इल्तुतमिश से करवा दिया। तो जो इल्तुतमिश था उसका वो दामाद भी था और दास भी था। पहले दास था, फिर पुत्री का जब विवाह करवा देता है तो वो उसका दामाद भी हो जाता है। उसने सुल्तान की उपाधि धारण किए बिना ही लाहौर से शासन किया। तो इसने, ये शासक जो था, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने लाहौर से शासन चलाया। इसने दानी प्रथा चलाई। तो दानी प्रथा चलाने का मतलब दान करता था, इसलिए इसको लाखे बख्श कहा गया। लाखे बख्श का मतलब होता है लाखों में दान करने वाला। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो ये कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो मस्जिद है। तो इसने ये दोनों चीज मस्जिद बनाई, एक दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और एक अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अब आगे बात करते हैं, दिल्ली में इसने कुतुब मीनार की नींव डाली। तो अगर बात की जाए पूरा किसने किया, तो इल्तुतमिश करता है इसे पूरा। 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है चौगान और पोलो खेलते समय। इसको लाहौर में ही दफनाया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से इतने ही फैक्ट्स आते हैं। इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम है आरम शाह। 1210 में ये गद्दी पर बैठता है, पर सिर्फ 8 मंथ के लिए, सिर्फ 8 महीने के लिए ये शासक बनता है और इसकी हत्या कर देता है इल्तुतमिश, जो कि उसका दामाद होता है। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश का जो शासन रहा वो 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा और इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। तो ये मैंने आपको बता दिया, उसने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था, इसलिए वो उसका दामाद बन जाता है। अब जो इल्तुतमिश था, इसने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली। तो अगर बात की जाए दिल्ली सल्तनत के शासक की, तो सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने ग्रहण की, तो वो था इल्तुतमिश।
अब इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसने एक इक्ता प्रथा चलाई। तो इक्ता प्रथा कैसी प्रथा थी? तो इसने जो अधिकारी या सैनिक होते थे उनको भूमि देता था, और इसने तुर्कान ए चहलगानी भी चलाया, जिसमें कि ये होता था दासों का समूह या अमीरों का समूह। तो कहा जाता था इसमें इसके जो अमीर थे वो 25 से कम थे, पर आगे चलकर जो इल्तुतमिश के आगे चल कर के इनमें जो है संख्या इसकी 40 हो जाती है। तो कहीं बुक्स में यही लिखा रहता है कि इल्तुतमिश की तुर्कान चहलगानी में अमीर की संख्या जो थी 40 थी, पर 40 नहीं थी, यहाँ पर ये संख्या 25 से भी कम थी। इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, जिसको जो चांदी का सिक्का था उसको टंका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा गया। इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। तो मैंने अभी बताया था नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मंगोल शासक चंगेज खां का भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चंगेज खां जो एक मंगोल शासक था उसने किसके समय पे भारत पे आक्रमण किया था? तो वो था इल्तुतमिश के समय पे। और इसका एक इम्पॉर्टेंट नोट याद कर लेना कि इसका जो दरबारी इतिहासकार था वो था मिन्हाज उस सिराज, जिसने तबाकत ए नासिरी की रचना की। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनकी रचना से जो है फैक्ट्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब इसके बाद जो था इसका जो तुर्कान ए चहलगानी का ये जो इल्तुतमिश था इसने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री को नियुक्त किया था, जो कि रजिया सुल्तान थी। पर जो ये तुर्कान चहलगानी का एक समूह था, उन्होंने इसके एक अयोग्य शासक, जो इसका अयोग्य पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसको 1236 पे गद्दी में बिठा दिया। और इसकी जो माँ थी शाह तुर्कान, वो एक बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासिका थी। तो उसने क्या किया कि इल्तुतमिश के ही जो परिवार के और व्यक्ति थे उनके खिलाफ विद्रोह एक शुरू कर दिया, जिसका फ़ायदा उठाती है रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान, ऐसा लिखा है कहीं बुक्स में कि वो लाल वस्त्र पहन करके सबके सामने, जनता के सामने जो है न्याय मांगती है कि मेरे जो पिता थे उन्होंने मुझे उत्तराधिकारी नियुक्त किया, तो अब गद्दी में जो है मैं ही बैठूंगी। इस तरह से वो न्याय मांगती है। और ये पहली बार होता है कि जन समूह का जो है निर्णय लिया जाता है और रजिया सुल्तान फिर जाकर के गद्दी में बैठती है, और जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह होता है उसको बंदी बना लिया जाता है। तो अब रजिया सुल्तान की बात करेंगे। इसका जो शासन रहा वो 1236 से 40 तक रहा। तो जो ये थी रजिया सुल्तान थी, वो पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। तो अब होता क्या है कि जब ये शासिका बनती है तो इसके भी जो अमीर थे यानी कि दास थे, तो इसने तबर हिंद मतलब भटिंडा में एक इक़्तिदार नियुक्त किया था जिसका नाम अल्तुनिया था। तो उसने विद्रोह एक शुरू कर दिया। तो उस अल्तुनिया का जो साथ दिया वो बाकी के अमीरों ने भी दिया। तो जब रजिया सुल्तान विद्रोह का दमन करने के लिए जाती है, तो उसको समझ में नहीं आता कि कैसे करके इसको रोका जाए। तो वो अल्तुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए उससे शादी कर लेती है। पर जब वो रास्ते में भारत लौट रही होती है, मतलब दिल्ली लौट रही होती है, तो उसका जो रास्ते में हत्या कर देता है बहरम शाह। तो बहरम शाह जो है रजिया और अल्तुनिया दोनों की ही हत्या कर देता है। क्योंकि जो अमीर थे, ये जो इनका एक समूह था तुर्कान चहलगानी का, तो इनकी जो है अपने आप ही शक्तियाँ बढ़ती जा रही थी, इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी। जब एक अमीर सुल्तान बन रहा था तो दूसरे को भी लग रहा था कि अब मुझे भी सुल्तान बनना चाहिए। तो जो सुल्तान बन रहा था वो उसकी हत्या कर दे रहे थे या तो बंदी बना ले रहे थे। मिन्हाज एक जो इतिहासकार है वो लिखता है कि भाग्य ने रजिया को पुरुष नहीं बनाया, वरना उसमें उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वो सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। तो कई बार स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कि ये किस इतिहासकार ने लिखा है।
और एल्फिस्टन लिखते हैं, यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। तो ये तो सारे थे जो थे रजिया सुल्तान से जो फैक्ट्स थे वो पढ़ लिए। उसके बाद जो बनता है बैरम शाह बनता है शासक, जो कि एक अमीर था। 1240 से 1242 तक इसका जो शासन रहा। उसके बाद एक अमीर होता है अलाउद्दीन मशहूर शाह। अलाउद्दीन मशहूर शाह फिर इसका क्या कर देता है, 2 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। खुद बाकी के जो अमीर होते हैं वो अलाउद्दीन मशहूर शाह को गद्दी पर बिठा देते हैं। पर अब होता यह है कि इसके टाइम पे जो एक बलबन होता है वो इल्तुतमिश से ही तुर्कान चहलगानी का अमीर था, उसका सदस्य था। तो जो बलबन होता है बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है और उसकी महत्वाकांक्षा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 4 साल बाद वो इसको बंदी बना करके इसकी हत्या कर करके नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना देता है, और जिसका जो शासन काल रहता है 1246 से 1266। तो इन तीनों के बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसे कुछ काम किए नहीं, इनकी तुरंत 1-2 साल में ही जो है इनकी हत्या हो गई थी। तो अब बात करेंगे गयासुद्दीन बलबन की। तो गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया, तो जो नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। तो नसीरुद्दीन महमूद कौन था, तो जिसको बलबन ने ये सुल्तान बनाया था, उसने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन से करवा दिया। तो उसने जो बलबन था उसने अपनी पुत्री का जो विवाह था, शादी थी, वो नसीरुद्दीन से करवा दी। राजत्व के संबंध में उसने दैवीय अधिकारों पर बल दिया, यानी कि वो ये कहता था कि जो शासक या सुल्तान बनते हैं वो खुदा के भेजे हुए होते हैं, तो इसी को ही दैवीय अधिकार बोलते हैं। उसने सिजदा और पाबोस का नियम लागू किया। सिजदा का मतलब होता है कि सुल्तान के अगर आगे सर झुकाना, और पाबोस का मतलब होता है कि सुल्तान के पैर चूमना। इस तरह के उसने नियम लागू किए और जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। तो जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। तो इस तरह के उसने नियम लागू किए। रक्त और लोह की नीति चलाई। तो उसका एक प्रसिद्ध कथन है, जब भी उसको एक निम्न कुल का व्यक्ति दिखाई देता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा क्रोध उसके अंदर भर जाता है और उसकी सीधा तलवार ही फिर उठती है और फिर उस व्यक्ति का कत्ल हो जाता है। तो इस तरह से उसने रक्त और लोह की नीति चलाई और जो तुर्कान चहलगानी है उसको समाप्त कर दिया। निरंकुशता का सिद्धांत दिया और तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया, क्योंकि वो खुद भी एक अमीर था, तुर्कान चहलगानी का एक सदस्य था। तो उसको पता था, जिस तरह से मैंने अमीर को जो है हत्या की, उनका पद जो है हटा करके खुद गद्दी पे बैठा, तो उसी तरह जो बाकी के अमीर थे उनकी भी महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी, उनकी भी शक्तियाँ बढ़ रही थी। तो उसे भी ये डर था कि मेरे को हटा करके, मेरी हत्या कर करके कहीं कोई और अमीर जो है वो गद्दी पर ना बैठ जाए। तो वो उसने जो है तुर्कान चहलगानी को ही समाप्त कर दिया। उसने एक त्योहार जो है नौरोज प्रारंभ किया। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया। उसने एक सैन्य विभाग बनाया जिसका नाम है दीवाने अर्ज। ये कहीं बार मैच द फॉलोइंग में आएगा। कहीं जो सुल्तान है उन्होंने अलग अलग विभाग बनाए थे, वो आगे चल करके पढ़ेंगे। इसने एक गुप्तचर विभाग बनाया जिसका नाम है बरीद ए मुमालिक। गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा जाता था और विभाग को बरीद ए मुमालिक। इसके जो दरबारी कवि थे वो थे अमीर खुसरो और एक थे अमीर हसन। तो जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो को कहा जाता है इसने 7 सुल्तानों का शासन काल देखा है। तो बलबन से लेकर के फिरोज शाह तुगलक का जितने भी सुल्तान हुए, ये सबका दरबारी कवि था। तो इसने जो है 7 सुल्तानों का शासन देखा है। तो ये कहीं बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, ये कौन सा कवि ऐसा था जिसने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है, तो वो है अमीर खुसरो। उसके बाद कुछ 2 छोटे छोटे शासक हुए बलबन के बाद। एक कैको बाद जिसका शासन रहा 1287 से 1290, और लास्ट जो अंतिम शासक था ममलूक वंश का वो था क्यूमर्स। 1290 में इसका शासन रहा। और इसके बाद जो है खिलजी वंश
स्थापना हो जाती है खिलजी वंश की, उसका जो संस्थापक होता है वो इसकी हत्या कर देता है और इस वंश को ख़त्म करके एक नए वंश की स्थापना होती है खिलजी वंश की। उसको हम नए टॉपिक में पढ़ेंगे। नया जो टॉपिक होगा वो खिलजी वंश होगा। तब तक इसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, इसके एमसीक्यूज़ खुद से बनाइए, अच्छे से समझिए दोबारा। और अब नई जो टॉपिक है खिलजी वंश उसमें मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।